चलिए आज बात करेंगे यहाँ पे बोली एवं उपभाषा के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक लिखिए इसमें कि बोली एवं उपभाषा। हमें समझना यहाँ पे ये है कि हिंदी भाषा के अधीन कितनी बोली और कितनी यहाँ पे उपभाषा आती हैं। तो यदि हम यहाँ पे उपभाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के अधीन 5 उपभाषा है और बोली की बात करें तो हिंदी भाषा के अधीन 18 बोली आती हैं। यहाँ पे हमें समझना ये है कि 5 उपभाषा कौन कौन सी होती है और उन उपभाषा के अधीन कौन सी यहाँ पे 18 बोली है। तो इसके लिए सभी को साथ में एक डायग्राम बनाना है कि यदि हम इन 5 उपभाषा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसका पहला जो प्रकार है इसको हम यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमेशा एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ और पश्चिमी हिंदी के अधीन कौन कौन सी बोली आती हैं। उपभाषा का दूसरा जो प्रकार है इसको यहाँ पे पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। पूर्वी हिंदी बोली ना होकर एक प्रकार से उपभाषा है। उपभाषा का तीसरा जो प्रकार है इसको राजस्थानी हिंदी के नाम से जानते हैं कि राजस्थानी हिंदी क्या है। और इसका चौथा जो यहाँ पे प्रकार है इसको बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं। और लास्ट यानी कि 5वां जो प्रकार है इसको पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है तो आंसर 5 होगा। कौन कौन सी 5 उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ। तो यदि हम इसके विकास की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है ये उत्तरी सौर सैनी से हुआ है। इसको याद रखना कि उत्तरी सौर सैनी से हुआ है। यदि ऑप्शन में उत्तरी सौर सैनी नहीं है तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास माना जाता है ये सौर सैनी अपभ्रंश से या उत्तरी सौर सैनी की हम यहाँ पे बात करते हैं। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है इसको अर्ध मागधी के नाम से जानते हैं। अर्ध मागधी प्राकृत या अर्ध मागधी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है ये सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। सौर सैनी अपभ्रंश की हम यहाँ पे बात करते हैं। बिहारी हिंदी का विकास जो हुआ है ये मागधी प्राकृत या अपभ्रंश से आपका माना जाता है। और पहाड़ी हिंदी के विकास की यदि हम बात करते हैं तो इसका विकास यहाँ पे खस प्राकृत से या खस अपभ्रंश से माना जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि 5 उपभाषा कौन कौन सी है और उनका विकास यहाँ पे किससे हुआ है। अब तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है और इस उपभाषा के अधीन कौन कौन सी बोली आती है। तो इस चीज़ को आप लोगों के यहाँ पे वह चेक करना है कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें कि इसके अधीन कौन कौन सी उपभाषा यानी कि बोली है तो इसको हम यहाँ पे खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पे खड़ी बोली है तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी बोली के नाम से जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा खड़ी बोली को कौरवी नाम भी दिया गया है।
पश्चिमी हिंदी के अधीन जो दूसरी भाषा या बोली है, इसको यहाँ पे हरियाणवी बोली के नाम से जानते हैं। और हरियाणवी बोली के अलग अलग नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखना कौन कौन से नाम हैं कि जो हरियाणवी बोली है, तो इसको हम यहाँ पे बांगरू बोली के नाम से भी जानते हैं। इसी को देसानी के नाम से या जाटू के नाम से या फिर राघड़ी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणवी बोली को बांगरू नाम किसने दिया। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन बना कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो सही आंसर आपका यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं। और यदि हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि हरियाणवी बोली को बांगरू नाम किसने दिया, तो आंसर होगा यहाँ पे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की हम यहाँ पे बात करते हैं। और हरियाणवी बोली को बांगरू, देसानी, जाटो, रांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी हिंदी के अधीन तीसरी जो बोली है, तो इसको हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? कन्नौजी के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना। चौथी प्रकार की जो यहाँ पे बोली आती है, इसको बुंदेली के नाम से जाना जाता है। और बुंदेली को भी अन्य कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। बुंदेली को हम यहाँ पे किस नाम से, तो पंवारी बोली के नाम से भी जानते हैं। इसी बुंदेली को हम यहाँ पे किस नाम से, राठौरी बोली के नाम से भी जानते हैं। और इसी बुंदेली को हम यहाँ पे भदावरी के नाम से जानते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखना, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के यहीं से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। तो इन नामों को साथ में यहाँ पे याद करने की कोशिश करनी है। पांचवी जो यहाँ पे बोली का प्रकार है, तो इसको हम यहाँ पे ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं। और हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अधीन सर्वाधिक प्रचलित जो भाषा है, उसको हम यहाँ पे ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसको प्राचीन समय में किस नाम से यहाँ पे, तो पिंगल नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि ब्रज भाषा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, पिंगल के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी हिंदी के अधीन सर्वाधिक प्रचलित जो बोली है, उसको हम यहाँ पे ब्रज भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लास्ट जो यहाँ पे जो छठा प्रकार है, तो इसको हम यहाँ पे दक्कनी बोली के नाम से जानते हैं। अब देखो दक्कनी बोली का मतलब क्या है, मैं शब्द लिखता हूँ यहाँ पे कि दक्कनी बोली को आपको किस प्रकार से याद रखना है। आपको याद होगा कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली से राजधानी दक्षिण भारत के दौलताबाद यहाँ पे स्थानांतरित की जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और प्राचीन समय से जो दिल्ली का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। जब राजधानी परिवर्तित होकर दौलताबाद जाते हैं, तो कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा राजधानी दिल्ली वापस आते हैं। लेकिन जो लोग दौलताबाद से वापस नहीं आए, तो उनके द्वारा वर्तमान समय में जिस बोली का प्रयोग होता है, उसको हम यहाँ पे दक्कनी बोली के नाम से जानते हैं। और दक्कनी बोली जो है, ये पश्चिमी हिंदी के अधीन आती है। इस बात को यहाँ पे याद रखना। जो यहाँ पे दक्कनी बोली का उल्लेख है,
ये हर एक किताब में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक और भी पूछा जा चुका है कि पश्चिमी हिंदी के अधीन कितनी बोली है। यदि अच्छे से समझना यहाँ पे कि पश्चिमी हिंदी के अधीन कितनी बोली है, तो संख्या में आप गिनो यहाँ पे, तो संख्या में सर यहाँ पे 6 है, लेकिन जो आपको आंसर देना यहाँ पे 5 ही देना है। इस बात को याद रखना, क्योंकि कई साहित्यकार और इतिहासकार ऐसे हैं जो यहाँ पे दक्कनी बोली को यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अधीन नहीं मानते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पे संख्या में बनता है तो आपको 5 टिक लगाना है, और यदि क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से बनता है कि दक्कनी बोली इनमें से ऑप्शन होगा, तो ऐसे केस में सही आंसर जो होगा यहाँ पे वो पश्चिमी हिंदी होगा। इस बात को यहाँ पे याद रखना है। अब देखो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं। यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक खड़ी बोली से संबंधित पूछे जाते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा खड़ी बोली को क्या नाम दिया गया। एक बार पुनः कि सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा खड़ी बोली को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसको हम यहाँ पे जनपदीय हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा, तो आंसर आप लोगों के यहाँ पे सुनीति कुमार चटर्जी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पे कि खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा, तो खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी जो कहा है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन के द्वारा यहाँ पे बोला गया है। तो खड़ी बोली के बारे में जो यहाँ पे अन्य फैक्ट थे इनको आपको याद रखना कि किसके द्वारा यहाँ पे नामकरण दिया गया है। उपभाषा का जो यहाँ पे दूसरा प्रकार है इसको पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं, और पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है यह अर्धमागधी से हुआ है। अब इसमें देखो यहाँ पे पूर्वी हिंदी के अधीन कौन कौन सी बोली आती है, तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है जिसको हम यहाँ पे ए, बी और सी के नाम से जानते हैं। ए का जो मतलब है इसको अवधि के नाम से जानते हैं। बी का अर्थ क्या है, बघेली, और सी को हम यहाँ पे किस नाम से, छत्तीसगढ़ी के नाम से जानते हैं। यदि क्वेश्चन इस रूप में बनता है कि निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी है, तो आपको 3 चीजें याद रखनी यहाँ पे, ए, बी, सी। ए का मतलब अवधि, बी का बघेली और सी का अर्थ यहाँ पे छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी प्रकार की जो उपभाषा है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको राजस्थानी हिंदी के नाम से जानते हैं। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम देखो यहाँ पे 4 दिशाएं हैं, इसको हम यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के नाम से जानते हैं। यदि राजस्थानी हिंदी के विकास की बात करें तो राजस्थानी हिंदी का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में या पूर्वी भाग में जिस बोली का प्रयोग होता है तो इसको हम यहाँ पे जयपुरी के नाम से जानते हैं।
और जयपुरी के अलावा इसी को हम यहाँ पे दुधानी बोली के नाम से जानते हैं। दुधानी के अलावा इसी को हम यहाँ पे हथौड़ी बोली के नाम से जानते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखना। ऑब्जेक्टिव बुक में आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है कि हथौड़ी बोली का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। हालांकि राजस्थान एक अलग राज्य है, लेकिन हमें समझना कि हिंदी भाषा के अधीन जो 5 उपभाषा है और उसके अधीन जो आपकी 18 बोलियां हैं, तो इनके बारे में पता होना जरूरी है कि किस बोली का प्रयोग किस राज्य और किस क्षेत्र में आप लोगों का किया जाता है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में किस बोली का प्रयोग होता है, तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली का प्रयोग होता है। और मीरा के जो पद है ये आपके यहाँ पे मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। लास्ट टाइम कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन बनता है कि मीरा की मुख्य भाषा क्या थी, तो मीरा के द्वारा ब्रज भाषा में पद्य रचना की गई है, रचनाएं की गई हैं। लेकिन मीरा की जो मुख्य भाषा है ये आपकी मारवाड़ी है। और यदि मारवाड़ी ऑप्शन ना हो तो यहाँ पे राजस्थानी हिंदी सही होगा, क्योंकि जितनी हम यहाँ पे बोली की बात करेंगे ये सभी आप लोगों के यहाँ पे राजस्थानी हिंदी के अधीन आती हैं। यदि उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली का प्रयोग होता है। और मेवाती की एक उपबोली है जिसको हम यहाँ पे अहीर वाटी के नाम से जानते हैं। तो इस नाम को आपको यहाँ पे याद रखना कि मेवाती बोली का प्रयोग उत्तरी राजस्थान और उसी की एक उपबोली है जिसको हम यहाँ पे अहीर वाटी के नाम से जानते हैं। यदि हम यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली का प्रयोग किया जाता है। और इसी को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, तो इसको रागड़ी और इसी को हम यहाँ पे रतलामी के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे मालवी बोली है इसका प्रयोग दक्षिणी राजस्थान में होता है। और इसी की अन्य 2 उपबोली है जिसको रागड़ी और रतलामी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तीसरी प्रकार की जो बोली है तो इसको हम यहाँ पे बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जगह कम है तो इसको आपको देखना यहाँ पे क्या होगा। बिहारी हिंदी टॉपिक इसमें लिखो यहाँ पे बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है ये यहाँ पे मागधी अपभ्रंश से हुआ है। कई बार क्या होता है कि अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको मागधी प्राकृत भी लिखा हुआ हो सकता है, तब ये आंसर आपका सही होगा। तो बिहारी हिंदी के अधीन कौन कौन सी यहाँ पे बोली आती है, तो याद करने का जो तरीका है इसको हम यहाँ पे BMM के नाम से जानते हैं। जैसे हमने याद किया यहाँ पे कि पूर्वी हिंदी के अधीन ABC 3 बोली आती है जिसको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के नाम से जानते हैं। और जो बिहारी हिंदी है इसके अधीन मुख्यतः 3 प्रकार की बोली है जिसको हम BMM के नाम से जानते हैं। यहाँ पे B का मतलब क्या है, तो B का मतलब यहाँ पे भोजपुरी होगा। M का मतलब यहाँ पे मगही है और M का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैथिली होगा। इस बात को यहाँ पे याद रखना। जो मैथिली, मगही और भोजपुरी है इन तीनों बोलियों जो है
ये बिहारी हिंदी के अधीन है। और यहाँ से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अनुसूची 8 का संबंध जो है वो भाषाओं से संबंधित है। और अनुसूची 8 में मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में हिंदी भाषा की एकमात्र बोली जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और उस बोली को किस नाम से जानते हैं? मैथिली के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अब देखो, उपभाषा का जो लास्ट प्रकार है तो इसको यहाँ पे पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो आंसर निकल के आता है यहाँ पे खस प्राकृत से हुआ है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना। कई बार यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पहाड़ी हिंदी का विकास, तो राइट आंसर जो है वो खस प्राकृत है। यदि खस प्राकृत ऑप्शन में ना हो तो ऐसे केस में यहाँ पे सौर सैन्य अपभ्रंश यहाँ पे आंसर होगा। इसको याद रखना। अब इस पहाड़ी हिंदी का दिन कौन कौन से बोली हैं? तो एक को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? गढ़वाली बोली के नाम से जानते हैं, या गढ़वाली भाषा के नाम से। और दूसरे नाम को हम यहाँ पे किस नाम से? तो कुमाऊनी के नाम से जानते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखना। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कौन सी मानक बोली है? उत्तराखंड में कौन सी मानक बोली है? और एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से कौन सी मानक बोली है? अगर पूरे देश की बात करें, पूरे भारत की बात करें कि हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है जिसको हम यहाँ पे मानक बोली के नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इसको खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। जो खड़ी बोली है इसको यहाँ पे मानक भाषा या बोली के नाम से जानते हैं, या मानक हिंदी के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में यदि बात करें मानक बोली के बारे में, तो जो यहाँ पे श्रीनगरी बोली है इसी को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? मानक बोली के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। यदि हम यहाँ पे पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसमें मुख्यतः यहाँ पे गढ़वाली और कुमाऊनी का प्रयोग होता है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपसे क्वेश्चन और है कि गढ़वाली बोली या भाषा का जो व्याकरण है उसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? एक बार पुनः, कि गढ़वाली भाषा की व्याकरण की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो इसका आंसर जो होगा अबोध बहुगुणा। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे राजभाषा के बारे में।